आज हम पुनः एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने हृदय से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया था, परंतु उसका मुख्य एक पार्ट ब्लड, जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ब्लड। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर जो धमनियों और सिराओं में तरल द्रव्य प्रवाहित होता रहता है, दिखने में लाल रंग का होता है, इसको ब्लड कहते हैं। लेकिन साइंस इस परिभाषा को नहीं मानता। रक्त एक मिश्रण है, ये एक तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहते हैं कि यह शरीर के विभिन्न भागों तक विभिन्न पदार्थों का संवहन करने का कार्य करता है, बहने वाला होता है, विभिन्न ऊतकों को एक दूसरे ऊतक से जोड़ने वाला होता है। इस कारण से इसे तरल संयोजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। ब्लड ब्लड मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में जितना वेट होता है उसका 8% भाग ब्लड होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में औसत उसके भार का 8% रक्त पाया जाता है। रक्त को पुनः हम दो भागों में बांटते हैं, एक ठोस भाग जिसमें आते हैं रक्त कणिकाएं, और एक तरल भाग जिसको कहते हैं प्लाज्मा। मानव ब्लड का टोटल 45% भाग रक्त कणिकाओं से मिलकर के बना होता है। बाकी का 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, जो रंगहीन तरल द्रव्य होता है। ठोस पार्ट जो कि पूरे ब्लड का 45% होता है, उस 45% ठोस पार्ट को कहते हैं रक्त कणिकाएं, यानी रक्त सेल्स। इसको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। पहले हम बात कर लेते हैं आरबीसी की, लाल रक्त कणिकाओं की। लाल रक्त कणिकाएं हमारे ब्लड की, यानी जो ठोस पार्ट सेल वाला पार्ट होता है रक्त का, कोशिकाओं वाला पार्ट होता है रक्त का, उस कोशिकाओं वाले पार्ट का 99% भाग आरबीसी होती है। यानी रक्त कोशिकाओं में जितनी कोशिकाएं होती हैं उसकी 99% आरबीसी पाई जाती हैं। ये आरबीसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रेड कलर की होती हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन यानी विशेष वर्णक पाया जाता है, जिसके अंदर रक्त का रंग लाल होता है। ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, अर्थात लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये इनकी जो औसत आयु होती है वो लगभग 120 दिन की होती है। 120 दिन बाद में ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। जैसे राज्यसभा के अंदर एक साथ नहीं कि पूरे ब्लड के अंदर सारी रेड ब्लड सेल्स एक साथ डेड हो जाएंगी फिर नहीं होंगी, ऐसे यदि हो जाएंगी तो जीव की मृत्यु हो जाएगी। जिस तरह से राज्यसभा में 1/3 सदस्य हटते रहते हैं और दूसरों का निर्वाचन होकर के आता रहता है, इस तरह से उस सदन में लगातार मेंबरों की संख्या बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार से जिनकी आयु 120 दिन हो जाती है वो मृत हो जाती हैं और नई सेल्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस तरह से ये लगातार क्रिया चलती रहती है। इसी कारण कहते हैं कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो डोनेट करने के बाद शरीर के अंदर रक्त की कमी नहीं होती, क्योंकि रक्त पुनः निर्मित हो जाता है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं अब हम। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होने के कारण ये सफेद रंग की होती हैं, और सफेद रंग की होने के कारण इनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इन ल्यूकोसाइट्स को हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कणिका में कणिकाणु और अकणिकाणु।
कणिकाणु अर्थात छोटे छोटे बिंब नुमा संरचना होती है, छोटे छोटे कण नुमा संरचना इन कोशिकाओं पर पाई जाती है, इसलिए इनको कणिकाणु कहते हैं। कणिकाणु को हम मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। न्यूट्रोफिल्स, पहली जो कोशिकाएं हैं उनको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं। इसका भी एक रीजन है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स महाभक्षणु कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, हमारे को बीमार करता है, उस समय ये न्यूट्रोफिल्स महाभक्षणों का रूप धारण कर लेते हैं और इन बैक्टीरियाओं का भक्षण करना शुरू कर देते हैं। और जब इन बैक्टीरियाओं का भक्षण हो जाता है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह ये प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रमुख महाभक्षणु कोशिकाएं भी कहलाती हैं। इसमें दूसरी कोशिकाएं हैं इयोसिनोफिल्स कोशिकाएं और तीसरी कोशिकाएं हैं बेसोफिल्स कोशिकाएं। इसी तरह से ल्यूकोसाइट्स की अकणिकाणु कोशिकाओं को भी हम 2 भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट जो कोशिकाएं हैं ये भी महाभक्षणों का निर्माण करती हैं और यह प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में सहायक होती हैं और बैक्टीरियाओं का भक्षण करने में सहायक होती हैं। लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं उन्हें हम फिर पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। बी लिम्फोसाइट, इसका नाम मैं इसलिए पढ़ा है कि ये बोन में निर्मित होती हैं, इसलिए इनको कहते हैं बी लिम्फोसाइट सेल। टी लिम्फोसाइट सेल्स यानी जो थायराइड में प्रक्षेपण प्राप्त कर लेती हैं, इसलिए उनको कहते हैं टी लिम्फोसाइट सेल्स। तीसरे प्रकार की जो रक्त कणिकाएं होती हैं जिनको कहते हैं प्लेटलेट्स, जब हमारे फीवर हो जाता है तो इन्हीं प्लेट्स की कमी होती है और डॉक्टर बोल देता है कि प्लेट की कमी है। इनको बिम्बाणु भी कहते हैं। इनका जो मुख्य नाम है वो थ्रोम्बोसाइट भी है, इनको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी संख्या लगभग 3 से 4 लाख होती है। हमारे शरीर में औसत प्लेट्स की संख्या होती है 3 से 4 लाख। जब इनकी संख्या 1 लाख से भी कम होने लग जाती है तो डॉक्टर प्लेट्स की मांग करता है और कहता है कि इसके ब्लड चढ़ेगा और प्लेट्स की आवश्यकता है इसको। इनका जो आयु है वो सिर्फ 10 दिन की होती है। ओनली 10 दिन ये कोशिकाएं जीवित रहती हैं। ये भी केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इन कोशिकाओं में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इन कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो रक्त का थक्का जमाना है। जब हम कट जाते हैं, छिल जाते हैं या लग जाती है तो ब्लड निर्बाध रूप से फ्लो होने लगता है और इस फ्लो को रोकना अनिवार्य है, अन्यथा भारी मात्रा में ब्लड का लॉस हो जाएगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं। ये प्लेट्स से थक्का जमाने में सहायक होती हैं और व्यक्ति का थक्का जमा देते हैं। आपको पता होगा एक रोग ऐसा है जिसमें ब्लड का थक्का नहीं बनता है, हीमोफीलिया रोग कहलाता है। ये हीमोफीलिया रोग ब्रिटेन की महारानी यानी राजशाही परिवार में ये रोग उपस्थित है, तो उसमें थक्का नहीं बन पाता और कुछ व्यक्तियों में भी नहीं बन पाता। तो ऐसी स्थिति में उनका जीना संभव नहीं है, क्योंकि कहीं भी गिर करके चोट लग जाती है और ब्लड निर्बाध रूप से फ्लो होता रहता है, तो उन्हें बार बार में ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये महत्वपूर्ण सेल्स हैं हमारे शरीर के अंदर भी। चाहे हम बाहर से किसी प्रकार से डैमेज नहीं हो, लेकिन शरीर की आंतरिक क्रियाओं में भी डैमेजिंग की क्रिया होती रहती है, तो उनमें ब्लड का प्रवाह रोकने के लिए प्लेट्स अति आवश्यक सेल्स होती हैं। जब किसी प्रकार की सर्जरी की जाती है तो पहले प्लेट्स की जांच की जाती है कि इस व्यक्ति में थक्का बनने की क्रिया संपन्न होती है या नहीं होती है। तो ये है हमारे ब्लड के प्रकार, ब्लड्स में पाई जाने वाली सेल्स के प्रकार और उनके कार्य। अब हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं ब्लड का वर्क ऑफ ब्लड सेल्स, यानी हमारे शरीर के अंदर ब्लड कोशिकाएं और ब्लड क्या क्या कार्य करता है। तो इसका इम्पोर्टेंट जो वर्क होता है वो है शरीर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो ब्लड के द्वारा ही होता है। जैसा कि आपको विदित है कि आरबीसी
में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अस्थायी रूप से सहयोग करके और शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है और वहां से CO2 को लेकर के आता है और फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिसके द्वारा ये वातावरण में बाहर श्वसन क्रिया के दौरान छोड़ दी जाती है। दूसरा पॉइंट है पोषक तत्वों का परिवहन। जब हम भोजन करते हैं या जल पीते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका अवशोषण होता है और अवशोषण आंतों से अवशोषण होने के बाद ये ब्लड के अंदर ही मिल जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशन ब्लड में घुल जाते हैं और ब्लड में घुल करके विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों तक ये पहुंच जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कार्य है ताप नियंत्रण। जैसा कि हम सबको विदित है, आप सबको, कि हम समतापी प्राणी हैं और कुछ प्राणी असमतापी भी होते हैं, जैसे सर्प। तो ये सर्दी के दिनों में छुप जाते हैं। क्यों छुप जाते हैं? क्योंकि इनके ब्लड के अंदर ताप को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर में है। हम समतापी प्राणी हैं। तो गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर वातावरण का 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब भी हमारे शरीर का जो तापक्रम है वो 37 से यानी 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य नियर अबाउट रहता है। तो ये ताप का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है। इसी प्रकार सर्दी के दिनों में जब बाहर का टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, तब भी हमारे शरीर का तापक्रम 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। तो इस तरह से हमारे शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने का ये कार्य करता है। चौथा जो मुख्य कार्य है वो प्रतिरक्षण का कार्य है। ब्लड हमारे शरीर में एंटर करने वाले बैक्टीरियाओं को डैमेज करके हमें स्वस्थ रखने का कार्य करता है, प्रतिरक्षा का कार्य करता है। इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर जो पाई जाती है वो इम्यूनिटी हमारे ब्लड सेल्स के कारण ही होती है, जिसमें WBC इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है और WBC की न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। पांचवा है इसका मुख्य रूप से हार्मोन परिवहन। हमारी ग्लैंड्स जो होती हैं वो हार्मोन्स बनाती हैं, लेकिन ये हार्मोन्स बनाने के बाद ये ऊतकों तक पहुंचाने में असमर्थ होती हैं। जब हार्मोन्स हमारी ग्लैंड्स बनाती हैं तो ये ब्लड में प्रवाहित कर दिया जाता है, ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है और ब्लड के द्वारा ये निश्चित ऊतकों तक पहुंचता है और निश्चित ऊतकों तक पहुंच करके अपनी क्रिया को नियंत्रित करता है। इस तरह से हार्मोन्स परिवहन में भी ब्लड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठा है उत्सर्जी उत्पादों का परिवहन करना। हमारे शरीर में बनने वाले जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो ब्लड के में घुल करके ही उत्सर्जी अंगों तक पहुंचते हैं और उन उत्सर्जी अंगों के द्वारा ये हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से ये हमारे ब्लड के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक नया टॉपिक लेकर के पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।